1847। कुछ दिन बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो आज रात फिर से नजर आएगा। हेनरी लॉर्ड कहते हैं कि उन्होंने उसे सुबह देखा था। उन्हें किसने बताया कि ये लेफ्टिनेंट गौर का भालू था? उस पर लेफ्टिनेंट के मेडल मौजूद थे। हंटिंग ब्लाइंड बनने के बाद मैं लेफ्टिनेंट लवस्कोंडे से अपनी ड्यूटी उसमें लगवाने को कहूंगा। एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। रॉबर्ट फेरियर कहते हैं कि आपने उसे देखा ही नहीं था, सिर्फ मिस्टर गुडसर ने देखा था। अरे उन्हें क्या पता कि उन्होंने क्या देखा था। हमें लगा कि हमारे सामने एक भालू है। ये बर्फ टूटने की आवाज है जॉर्जी, और कुछ नहीं। किसी इंसान को शूट करना कैसा लगता होगा? अगर आप किसी इंसान को मारना चाहते हो फिर तो बहुत मजा आता है। तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। मेरी माँ एक बहुत अच्छी ड्रेस मेकर थी। उन्होंने मुझे कई तरह के कपड़े सिलने सिखाए, पर उन्होंने कभी मुझे किसी मरे हुए एस्किमो के लिए कपड़े सिलना नहीं सिखाया। ये इसका सामान है ना? ये लोग चाहते हैं कि इसकी बेटी इसका सारा सामान ले जाए। वो नाव में अकेली जाएगी? ये बात तो ठीक नहीं। इन्हें वापस बुलाओ। यहाँ कुछ और भी है। इसे बाहर निकालो। और चेक कीजिए, शायद ये हाथी दांत है। ऐसा ही एक और भी है। इस शख्स की ड्रेस से तो काफी कीमती चीजें निकल रही हैं मिस्टर गुडसर। इन्हें अंदर ही रख दीजिए। ये इस तरह अपने ताबूत में कैसे फिट होगा? मेरे पास इनके पिता की पर्सनल चीजें हैं सर। मेरे ख्याल से अब ये यहाँ से जाना चाहेगी। सुना है कि इसने अपने पिता के मरने से पहले काफी हंगामा किया था, लेकिन अब ये बिल्कुल चुप है। आई एम सॉरी, हमारे पास बस इतना ही सामान है। मैंने तुम्हारे लिए रात के खाने का इंतजाम किया है। तुम्हारे पिता के मरने का मुझे अफसोस है। अब इसे यहाँ डाल दो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या सर जॉन ने इसकी इजाजत दे दी? जी मिस्टर गुत्सा, उन्हें ऐसे कामों का कोई तजुर्बा नहीं है। एस्किमो लोगों के अंतिम संस्कार के नियम बहुत अलग तरह के होते हैं। क्या वो बहुत खास होते हैं? हाँ, एस्किमो कस्टम बहुत खास होते हैं। ये लोग मानते हैं कि आत्मा के शरीर से निकल जाने के बावजूद शरीर में हरकत बनी रहती है। ये कहना है डॉक्टर मैकडोनल्ड का। आपने खुद इस लाश को यहाँ दफनाया है, क्या अब भी इसमें हरकत बाकी होगी?
इससे पहले एस्किमॉक्स के साथ जो आपकी मुठभेड़ें हुई, क्या उनमें कभी ऐसा लगा कि अपने प्रियजनों के साथ हुए गलत बर्ताव का उन्होंने बदला लिया हो? मेरा उनसे कभी इस तरह का वास्ता नहीं पड़ा है। मान लीजिए वो लड़की अपने दम पर वापस अपने लोगों तक पहुंच जाती है, तो क्या वो उनसे हमसे बदला लेने के लिए नहीं कहेगी? तो क्या हम उसे भी उसी गड्ढे में डाल देते? वो तो हमारी कैदी नहीं थी एडवर्ड। इस एस्किमो पुरुष की जीप कटी हुई थी। हमें नहीं पता क्यों, शायद ये एक सजा थी। अगर ये लोग अपनों को ऐसी सजा देते हैं तो दूसरों के साथ तो। ब्रेकफास्ट रेडी है। जॉब्सन, मेरा कोट देना, मैं एरेबस पर जा रहा हूँ। एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है लेफ्टिनेंट। लड़की के कबीले के लोग लड़ने के बजाय जिंदा रहने की जद्दोजहद में होंगे। आपने क्या प्लान बनाए हैं सर जॉन? मैंने सारे प्लान बना लिए हैं। मान लीजिए शिप बर्फ में फंसे रह जाते हैं तो? हमारे पास 3 साल तक का तो राशन है। अगर सख्ती हुई तो 5 साल तक के लिए। मुझे रेस्क्यू प्लान बताइए। आपका रेस्क्यू प्लान क्या है? मुझे लगता है जॉन रॉस अपनी गलती नहीं मानेंगे और नॉर्थ की बेरहमी को जिम्मेदार ठहराएंगे। उनकी सोच ये है कि अगर आर्कटिक ने उनके साथ बेरहमी की तो तुम्हारे साथ रहम क्यों करे? जरा यहाँ आओ डार्लिंग। क्या है ये? ये गाता है? नहीं, चू चू करता है। मिलो जैको से। ओह, ओह, डार्लिंग, ये तो फीमेल है। अच्छा, सच में? देखो, मैंने एडमिरल्टी के हर नियम को माना है। यहाँ जान नहीं बचने वाली, समझे आप? यहाँ कोई नहीं रहता है और ना ही कुछ उगता है। यहाँ अपने ही जूतों का शोरबा बनाना पड़ेगा। हमें गलत समझा गया है डार्लिंग। जॉन रॉस ही इकलौता ऐसा नहीं है। वैन डीमंस लैंड भी एक बड़ी चोट साबित हुई है। मैं फिर कभी किसी शख्स को अपने खिलाफ सियासतबाजी करने नहीं दूंगा। मैं एक अच्छा गवर्नर था, जेन। बेशक आप एक बेहतरीन गवर्नर थे, बस आपके बारे में कुछ लोगों ने गलत लिख दिया। इस बर्फीले बियाबान में मौत धीमे धीमे आती है। भूख से बेहाल 134 लोग आपके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे और इस मोर्चे के रहनुमा होंगे आपके सबसे करीबी लोग। लेकिन 2 साल बाद जब आप पैसेज से वापस आएंगे तो फिर हमें कोई गलत नहीं समझेगा जॉन। आप सबसे आगे निकल जाएंगे। मैं कल एक डिवाइन सर्विस ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। दोनों शिप्स के लोगों का आना इसमें जरूरी है। सबको बता देना, ओके? ब्लाइंड वाले लोगों को छोड़कर उन्हें भालू के शिकार पर अपना ध्यान लगाए रखना है। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अगर जरूरी बात नहीं होती तो मैं तकलीफ नहीं देता। आ जाओ। जेकब को अपने सपने में एक अदृश्य दुनिया नजर आई। ये दुनिया इतनी विशाल थी कि कौन जैसे फ्रेम से ही बाहर निकल आई, लेकिन ये सजीव थी और इनके साथ थे हमारे ब्राइट ब्रदर लेफ्टिनेंट ग्राहम गोर। मेरी श्रद्धांजलि सर जॉन। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप अपने एक दोस्त के अफसोस में डूबे हैं। थैंक यू। मैं बहुत गलत समय पर यह गुजारिश कर रहा हूं, लेकिन इसे वक्त की मजबूरी समझा जाए।
मैं दक्षिण की तरफ एक स्लेज पार्टी भेजना चाहता हूं। इस बार लीड्स के लिए नहीं, बल्कि बचाव के लिए। कहां? ग्रेट स्लेव लेक पर मौजूद हडसन बे कंपनी आउटपोस्ट तक। अगर यह पार्टी अभी रवाना हो जाए तो इसके पास सर्दियां लौटने से पहले वाले 3 महीने होंगे। यह जगह 1300 किलोमीटर दूर है फ्रांसिस। नहीं, मैं इजाजत नहीं दे सकता। मैं ये सलाह क्यों दे रहा हूं आप ये समझ गए? कम से कम इतना तो कहिए। आप ये सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके जरिए एक तो आप मुझे नीचा दिखा देंगे और ये भी कह देंगे कि आपने तो पूरी कोशिश की थी। मैं इसकी सलाह इसलिए दे रहा हूं कि अगर ये ठंड जारी रही और हमें फिर इस बर्फ में सर्दियां गुजारनी पड़ी तो हम तभी बच पाएंगे अगर बसंत तक हमारे पास मदद पहुंच जाती है, वरना कुछ कह नहीं सकते। मैं इसी वक्त 8 लोगों को एक लंबे और गैर जरूरी सफर के लिए भेजना बेहतर समझूंगा, बजाय इसके कि हम सभी फिर 1 साल के लिए यहां फंस जाएं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बाकी लोगों को इससे क्या सिग्नल मिलेगा? मुझे परवाह नहीं कि लोगों को इससे क्या सिग्नल मिलेगा। किसी को नहीं पता कि हम कहां हैं। इसके लिए भी मैं आपको ही जिम्मेदार मानूंगा, समझ गए? ठीक है। पिछले साल भी आपने कहा था कि हमें जमी हुई बर्फ में खौफनाक सर्दियां बितानी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, अंदाजा पूरा तो सही नहीं निकला था, लेकिन अगर दोबारा बर्फ नहीं पिघली तो ऐसा हो सकता है। वैसे भी बदतरीन हालात के बारे में सोचना तो कैप्टन की ड्यूटी होती है। तो अब मुझे तुमसे समझना पड़ेगा कि कैप्टन की ड्यूटीज क्या होती हैं। सिर्फ तुम एक बहुत ही बेकार किस्म के इंसान हो फ्रांसिस। तुम आजादी का गलत इस्तेमाल करते हो। अपने अंदाजों को तुम हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बताते हो, लेकिन ये अंदाजे कभी भी सच नहीं होते हैं। तुम्हारे अंदर गलत आदतें हैं, लेकिन तुम सीनियर ऑफिसर हो इसलिए वो आदतें सबको नजर नहीं आती। लेकिन सच ये है कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, और आज तुम जिस हालत में हो उसके लिए तुम दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हो। हाँ, मैं तुम्हारे जैसा सेलर नहीं हूं फ्रांसिस, और ना कभी बन पाऊंगा, लेकिन तुम कभी शिप को कमांड नहीं कर पाओगे। बतौर कैप्टन मैं इसके लिए खुद को भी जिम्मेदार मानता हूं। मुझे शुरू में ही तुम्हारी गलत आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ सहानुभूति रखी, और तुमने क्या किया? तुमने उसे मेरी कमजोरी समझ लिया। पर अब यह बात सुन लो कि मेरी सहने की भी एक सीमा है, और वो सीमा अब खत्म हो रही है। हमें कुछ चीजों की एक दूसरे से उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। अब समझ आ रहा है? दोस्त मेरी तरफ है, रिश्ते तुम्हारी तरफ। तो ये सब छोड़ो, अब अपनी पूरी ताकत फिर से एडमिरल्टी को देते हैं। उसी ने हमें यह रुतबा दिया है, तो हम भी उसे कुछ देते हैं। इस बात पर तो हमें कोई मतभेद नहीं है ना? बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। मुझे कल की सर्विस के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है। कल मुझे हमारे साथी ग्रैहम के सम्मान में कुछ अच्छी बातें कहनी है, और मैं चाहता हूं कि सब कुछ अच्छा हो। हमारे सबसे काबिल 8 लोगों की एक लिस्ट बनाओ। सर, जॉन ने आपकी बात समझी। फिक्र मत करो, नाकामी की सूरत में दोष सिर्फ मुझ पर आएगा। आप तो जानते ही हैं कि इस कोशिश को उनका क्या समझा ख्याल जाए। बदलने में तो हमें हफ्तों लग जाएंगे, और उतना वक्त हमारे पास नहीं है। हफ्ते क्या, हमारे पास तो दिन भी नहीं है। लेफ्टिनेंट लिटिल कभी नहीं मानेंगे। उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं खुद पार्टी को लीड करूंगा। मेरी मौजूदगी रहेगी
तो टीम के दूसरे सदस्य कह सकते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ। शुरू में मैं कहूंगा कि हम शिकार पर जा रहे हैं, तो वो मेरी बात मान लेंगे। और अगर रास्ते में हमें एस्कीमो मिल गए तो मैं उन्हें अपनी जरूरतें बताऊंगा और हो सकता है कि हमें मदद मिल ही जाए। तो अपनी जगह मुझे भेज दीजिए, मैं तो उनकी जुबान भी बोल लेता हूँ। तुम बर्फ के मिजाज को पढ़ने के लिए यहीं पर रुको। जहाँ तक डॉक्टर मैकडोनाल्ड का सवाल है, मैं उन्हें भी साथ लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन आप तो कैप्टन हैं। एरेबस पर एक और स्पेयर कैप्टन भी तो है। आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। सर जॉन आपका खून पी जाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो एडमिरल्टी जरूर करेगी। पी ले मेरा खून, लेकिन उससे पहले मैं निकलने का रास्ता ढूंढूंगा। और टेरर का क्या होगा? वो लिस्ट बनाकर दो थॉमस, मैं जल्द से जल्द रवाना होना चाहता हूँ। मिस्टर डिगल, इस बार ये बात नोट कर लो कि सूप गर्म करने के लिए पहले स्टोव गर्म करना पड़ता है। एक कुक के तौर पर अपने इस ज्ञान को बांटने के लिए शुक्रिया मिस्टर वॉल, लेकिन मैं आपके किचन का तभी इस्तेमाल करूंगा जब मेरी जान पर बनाएगी। बहुत नाराज लग रहे हैं, लेकिन जरा नजर घुमाकर देखिए, मेरे साथी यहाँ कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मैं एक ज्यादा गंभीर बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये कौन सी गंभीर बात है? टेरर पर जितना कैंड फूड खराब निकल रहा है उसे लेकर मुझे बड़ी चिंता है। मैं एरेबस पर यही पूछने आया हूँ कि क्या यहाँ भी यही हाल है। मुझे डिब्बों में खराब सील सड़ा हुआ मांस मिला है जिससे बदबू आ रही थी। अगर तुम्हारे यहाँ भी यही हाल है तो तुमने इसका हल जरूर निकाला होगा। तो अब भाईचारा दिखाते हुए मुझे वो हल बता दो, वरना हम दोनों मिलजुल कर कोई समाधान निकाल लेंगे। नमक डालो इसमें। लोग आ रहे हैं। अजीज, मुझे लगा कि आप लोगों को इसकी जरूरत होगी खुद को गर्म रखने के लिए। आपने बहुत ही सही सोचा है सर। हम कौन सा बेट इस्तेमाल कर रहे हैं? चूहे सर, हमने शिप में से बहुत से चूहे पकड़े हैं और उन्हें तार में पिरो कर यहाँ लटका दिया है। इन्हें देखकर तो कोई कलेक्टर भी शर्मा जाए, लेकिन देखते हैं क्या भालू इस मरे हुए शिकार को खाने आता है। भालुओं को तो अक्सर खुद शिकार करना पसंद है, तो देखते हैं क्या होता है। लेफ्टिनेंट अर्विंग, चलिए आपसे मुलाकात हो गई। थोड़ा बचिएगा सर। मैं आपकी मदद के लिए शुक्रिया कहना चाहता था। आपने मुझे फेवर किया। इसे मदद कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर की, प्लीज। मैंने उस शख्स को माफ किया जो किसी की चाल का शिकार बन गया था, लेकिन इससे आपको भी फायदा हुआ। ये अपने आप में एक गुनाह है। किसी की चाल का शिकार? जी हाँ मिस्टर की। मिस्टर गिब्सन ने मुझे सब बता दिया, कैसे आपने उन्हें मजबूर किया कि उनके इनकार करने पर आप उनका भांडा फोड़ देंगे। मैंने मजबूर किया? हंसो मत। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, वरना अगली सलाह शायद उस वक्त मिलेगी जब उस सलाह का तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं रह जाएगा। हम सब यहां पर दुनिया के तमाम लालचों से अलग हैं। समुद्र में कोई शख्स चाहे तो ईश्वर के बहुत करीब पहुंच सकता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इस दुनिया का पुनर्जन्म समुद्र में ही हुआ था। इंसान चाहे तो क्रिश्चियनिटी के जरिए सारी कमियां दूर कर सकता है। इसमें विकल्प बहुत हैं। दोस्तों के साथ गाना, क्लाइंबिंग एक्सरसाइजेज। क्लाइंबिंग सर? तुम जिस मुश्किल में फंसे हो वो तुम्हें पश्चाताप का मौका दे रही है, और इसके लिए तुम दुनिया की बेहतरीन जगह पर हो। आपको ऐसा लगता है? शायद ईश्वर से मिलने के लिए
इससे अच्छी जगह और कोई नहीं है। मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट अर्विंग को लेकर आपका शक दूर हो चुका होगा। तुमने उससे बात की थी? सीधे ही? ओह माय गॉड, इसकी क्या जरूरत थी? कॉर्नेलियस हिकी ठीक आदमी नहीं है। आपने यही कहा था ना, और आपकी बात पर भरोसा किया जाता है, ये भी जानते हैं ना। मुझे इस बात का डर था कि हमें सबके सामने बुला के कोड़े मारे जाते या मार ही दिया जाता। अगर हम सन्यासी किस्म के लोग ना होते तो मार दिए जाते। फिलहाल इस पचड़े में मत पड़ो और उसे ये सब भूल जाने दो, क्योंकि वो ऐसा ही चाहता है। तुमने इन महीनों के दौरान मेरा बहुत ही अच्छी तरह से साथ दिया है। पहाड़ में जाओ तुम। हमने बस कुछ बियर पी और वक्त बिताया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। नो नहीं। अगर इन सर्दियों की दास्तान बयान करने लगूं तो शर्मा तो नहीं जाओगे ना बिली? हाँ? पता है शिप पर एक दूसरे से मिलन कौन करता है? चूहे। वो हमारी गंदगी में पलते हुए एक दूसरे से मिलते हैं ताकि वो और चूहे पैदा कर सके, लेकिन मैं चूहा नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। एक खुशदिल, ईश्वर से डरने वाला इंसान। हाँ, मुझे चुनाव करना पड़ा। कोई भी यहां नजारे देखने के लिए नहीं आया है। मेरे लिए तुम्हारा साथ देने से ज्यादा जरूरी है कैप्टन का साथ देना, और शायद तुम ये बात समझोगे। अगर ये बात कहनी जरूरी थी तो इसे कहने में मुझे कोई हिचक नहीं। इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं कहना है, इसलिए गलत मत समझो। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है। यह सिर्फ हम दोनों को जिंदा रखने की एक कोशिश थी। प्लीज। तुमने एक रास्ता दिखाया तो है, पर ये रास्ता मेरे लिए नहीं है मिस्टर गिब्सन। कहना क्या चाहते हो? कैप्टन क्रोजियर ने मुझे एक ड्रिंक सर्व किया था एक दिन, विस्की, अपने एक बहुत ही खास ग्लास में। उन्होंने एक दोस्त की तरह बात की मुझसे। दोस्त? हाँ। उन्हें मुझ में कुछ नजर आया। अब ये कुछ भी हो सकता है। कॉर्नेलियस। कुछ भी हो सकता है। कॉर्नेलियस, कैप्टन तुमसे किसी सूरत में नहीं मिलेंगे। तुम चाहो तो मिस्टर जॉब्सन या मिस्टर गेंज से पूछ लो, वो बता देंगे। कैप्टन किसी को भी ड्रिंक ऑफर कर सकते हैं, पर शायद तुम्हें नहीं। हम तैयार हैं मिस्टर गुडसर। अब कोई भी हिलेगा नहीं। वंडरफुल।
सर जॉन, ऐसी कई बातें होती हैं जो किसी कैप्टन की याददाश्त में नक्श होती हैं, लेकिन अपने शिप और अपने लोगों को छोड़ देने की याद इनमें शामिल नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं HMS टेरर के कैप्टन के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हमारे साथी लेफ्टिनेंट गौर के सम्मान में कोई रहम मत करना। इस जीव को यह समझा दो कि हमारे एम्पायर के सामने ये कहीं नहीं टिकता और ईश्वर भी हमारे साथ है। सर बोलो। आप हमारे साथ बैठिए ना। उस भालू को मारने वाला शॉट आप फायर करें तो मजा आ जाएगा। कम से कम उसके मरने तक तो बैठिए। जरूर, मैं आपके साथ कुछ देर बैठूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। आप शिप पर जा सकते हैं मिस्टर गुड सर। आपको कोई मददगार चाहिए? वैसे आप यहां भी रह सकते हैं। यस सर। लगता है उस भालू से लड़ाई चल रही है। फौरन सैनिक भेजो, फौरन। एक रस्सी देना। वो शायद नीचे। सर जॉन, फौरन रस्सी दो। छह लोग मिलकर घायलों को शिप पर ले चलो। चारों तरफ ढूंढो, कोई भी गुम नहीं रहना चाहिए। जाओ। पैसेज ढूंढने की जिम्मेदारी उन पर थी। यह हमारे बेहतरीन लोगों को कैसे पहचान लेता है? पहले लेफ्टिनेंट गौर और अब इसने ब्रायट को मारा। वो तो बेहतरीन नहीं था। वो एक रैंकिंग मरीन थे, वो एक सार्जेंट थे। उसने शुरुआत ही फौज से की थी। भालू हमसे वाकिफ नहीं है। वो तो खुराक के लिए मारता है, सिर्फ पेट भरने के लिए। आपको यह अजीब नहीं लगता कि उसने उस एस्की के मरने के बाद ही हमें मारना शुरू कर दिया? उस एस्की मॉक्स के कपड़ों में एक कार्व्ड बेर मिला था। शायद ये कोई निशानी जैसी चीज रही होगी। अब वो चीजें कहाँ हैं? हमने उन्हें लौटा दिया था। हम उन्हें अपने पास नहीं रखने वाले। Approached, unlocked her silent throat.
against the reedy shore. Thus sung her first and last, and sung no more. Farewell, all joys. गाते रहो जॉन। Farewell, all joys. Farewell, oh joys. O death, come close mine eyes. More geese than swans now live, more fools than wise. More geese than swans now live. मैंने कभी जिंदगी में इतनी छोटी चीज की ख्वाहिश नहीं रखी। मेरा एक ऑर्डर सुनो। मिस्टर ब्लैंकी, फौरन एक रेस्क्यू पार्टी के साथ रवाना हो जाओ। इसके लीडर लेफ्टिनेंट फेयरहोम होंगे, उन्हें यह बात बता दो। सर जॉन ने इस बारे में मना किया था। इस पार्टी में 2 मरीन्स भी रखना। वजन उतना रखो जितने से काम चल जाए और कमी भी ना पड़े। वैसे काफी चीजों की जरूरत होगी। मैं आपसे विनती करता हूं, बस बहुत हो गया। हमने सर जॉन को गवा दिया। वो अब जिंदा नहीं है। जो कुछ हुआ है उसका आप पर कोई असर नहीं। असर है। मेरी गुजारिश है, सिर्फ एक दिन हमारे लोगों को एक दिन तो शोक मनाने दीजिए। उसके बाद वो जाएंगे। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये सर जॉन के। वो चाहते थे कि आप उनकी बात सुने, तो मैं अपनी आवाज में उनके आखिरी शब्द पेश करता हूं। अपने सफर के दौरान जेकब एक खास जगह पर पहुंचा और उसे वहां रुकना पड़ा क्योंकि सूरज ढल चुका था। उसे लगा कि यह बहुत बुरी जगह है, यहां कोई घर बार नहीं है। लेकिन उस रात उसे एक सपना आया। पृथ्वी पर एक सीढ़ी रखी गई जिसका ऊपरी छोर स्वर्ग को छू रहा था। ईश्वर ऊपरी छोर पर खड़े थे। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। जेकब को अपने सपने में एक अदृश्य दुनिया नजर आई जो हमारी दुनिया जैसी ही लगती थी। इसमें भी चट्टाने और चांद था, बर्फीले मैदान थे और बेरहम जानवर भी, और हमारी जान पहचान के यह तमाम अनजान लोग भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे।
ये इतनी संपूर्ण दुनिया थी कि यहाँ किसी अदृश्य के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। और ये दुनिया बहुत ही विशाल थी, क्योंकि इसी दुनिया में हमारी हिफाजत करने वाले फरिश्ते रहते हैं। वो ईश्वर रहता है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और वो लोग भी यहाँ हैं जिन्हें मरा हुआ मान लिया गया था, लेकिन वो यहाँ हमारे बीच हैं। और इन्हीं में शामिल हो गए हमारे ब्राइट कैप्टन सर जॉन। उनमें इतनी खूबियां और इतनी शक्तियां थी कि खुद ईश्वर ने उन्हें चुना, और वो अब हमेशा ईसा मसीह के साथ रहेंगे। रूहों वाली ये दुनिया यूं तो अदृश्य है, लेकिन जेकब को ये नजर नहीं आई। ये न भविष्य की दुनिया थी, न दूर दराज की, ये थी वर्तमान की। ये दुनिया यहां हमारे बीच भी मौजूद है, बशर्ते हम अपने मन की आंखें खोलें और उसके सच को अपने बीच तलाशें। अरे